बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। गुजरांवाला में पीडीएम के जलसे से एक दिन पहले हुकूमत ने बड़े बड़े दावे शुरू कर दिए हैं। कोई वजीर कह रहा है कि जी ये स्टेडियम को भर के दिखा दें, और कोई वजीर कह रहा है कि दिसंबर से पहले पहले मुस्लिम लीग नून टूट जाएगी और शायद खकान अब्बासी साहब गिरफ्तार हो जाएंगे। बल्कि अल्फाज ये इस्तेमाल किए गए कि वो उनके चेहरे पे नूर आ गया है और वो अपने पुरनूर चेहरे के साथ गिरफ्तार हो जाएंगे। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि हम इस हुकूमत को दिसंबर नहीं देखने देंगे। तो बात दिसंबर पे आके ख़त्म हो रही है। हुकूमत भी कह रही है दिसंबर में मुस्लिम लीग नून टूट जाएगी, और अपोजिशन कह रही है दिसंबर में हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें से कौन सही साबित होगा? तो जारी बात है, इस पर हुकूमत से भी बात करनी पड़ेगी, अपोजिशन से भी बात करनी पड़ेगी। तो पहले हम अपोजिशन से बात करते हैं, क्योंकि कल अपोजिशन का दिन है। हमारे साथ मौजूद है जनाब शाहिद खकान अब्बासी साहब। भाई साहब बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। आपके पुरनूर चेहरे का बड़ा जिक्र किया है शेख रशीद साहब ने, जरा उनके अपने अल्फाज में सुन लें। जिसकी चेहरे पे नूर आ जाता है ना, जैसे शायद खाकान अब्बासी का, उसके लिए सो जाता है। मैं भी जब जेल जाता था एक खास नूर आ जाया करता था। सो वो नूर मैं देख रहा हूँ, उसकी झलक जो है, जो ब्लू एयरलाइन की कंपाउंड पॉलिश उस पर लगी हुई है। बड़े शौक से जलसा करें। 31 दिसंबर से पहले इंशाअल्लाह 8 से 15 आदमी रिजाइन देने छोड़ें। आप अपनी चारपाई के नीचे झाड़ू दें। 8 से 15 आदमी 31 दिसंबर से पहले पहले आपको छोड़ जाएंगे। जी शाहिद खकान अब्बासी साहब, दो चीज़ें हैं। एक तो आप अपने पुरनूर चेहरे समेत गिरफ्तार हो जाएंगे, इस शेख रशीद साहब को पहले से पता चल गया। दूसरा, दिसंबर में आपके 8 से 12 बंदे जो हैं वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। देखिए, मैं ऐसे लोगों की बातों में ध्यान नहीं देता हूँ। यकीन करें, 7 दफा तो वजीर बना है सर। कोई इज्जत है, कोई कैरेक्टर है, छोड़े इन बातों को। मैं इन घटिया चीज सोच में नहीं जाता। नहीं, लेकिन आप बात करें। वो कहते थे शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो जाएगा, वो गिरफ्तार हो गया। अब वो आप कह रहे हैं शाहिद खकान अब्बासी गिरफ्तार हो जाएंगे। तो अगर मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, मैं हाजिर हूँ। मैंने कब ना की है? अच्छा, मैं तो कहता हूँ मुझ पे, मैं तो एक आदमी, मैं कहता हूँ यार मुझ पे इल्जाम तो लगाए। जिसमें हिम्मत है, इसमें हिम्मत है, किसी दूसरे में है, इल्जाम लगाए। मेरी तफ्तीश टीवी कैमरों के सामने करें, मेरे जवाब भी सुन लें। अच्छा जी, मैं हाजिर हूं, यकीन करें। मुझे जेल में को डालेगा तो इसलिए डालेगा मुझे खौफजदा है। तो और वो मेरी कामयाबी है, मैं उसकी फतह समझता हूं। आज नैब जो है उसने आई रहमान साहब का एक कॉलम जो शाया हुआ है, उसमें आई रहमान साहब ने कहा जी कि 12 लोग नैब की कस्टडी में अपनी जान से चले गए। तो नैब ने उसकी तरदीद जारी की है, और उसमें नैब कह रही है जी कि नैब बड़ा मोतबर अदारा है और इस पर गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तो आपने एक आज बड़ा अच्छा मौका दे दिया नैब को कि आपको जब नैब आपकी तफ्तीश करे तो टीवी कैमरों के जरिए वो तफ्तीश जो है उसको पूरी दुनिया को दिखाया जाए। ओपन चैलेंज है जी, आज का नहीं है। मैं तो 2 साल से कह रहा हूँ, मुझ पे नैब ने इल्जाम लगाना है। नैब चेयरमैन आपके इस प्रोग्राम में बैठ जाए, इल्जाम लगा ले, अपने दफ्तर में बैठ के इल्जाम लगा ले। नैब का चेयरमैन प्रोग्राम में तो मेरे कभी नहीं आएगा, और ना ही कभी वो मेरा सामना करेगा। लेकिन ये है कि ये आपने अपॉर्चुनिटी अच्छी दे दी, और ये चेयरमैन नैब जो अपनी इस प्रेस रिलीज में कह रहे हैं जी कि बहुत मोतबर अदारा है, तो हम मान लेंगे। अगर आप ये चैलेंज करें शाहिद खकान अब्बासी साहब, अपनी चार्जशीट ले आए और इनको आप टीवी कैमरों के सामने इन्वेस्टिगेट करें, सामने पूछें, है जो सवाल पूछना है। ये मेरा ख्याल है ऐसी ऑफर तो कभी नैब को किसी ने नहीं की होगी। मैं 2 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, और जो अदालत में जो केस चल रहे हैं वहां भी टीवी कैमरे लगा लें। अच्छा, 2 केस चल रहे हैं कराची लेकिन में। ये बताए ना कि ये फिर ये कहा जा रहा है कि दिसंबर तक मुस्लिम लीग नून के 10-12 बंदे टूट जाएंगे। तो वो कौन है 10-12? अपने घर की फिक्र करें, अपने यकीन करें। पीटीआई अपने मेंबरों की फिक्र करे। मैं ये इन लोगों की तरह बातें नहीं करता, लेकिन मुझे भी सियासत में काफ़ी अरसा हो गया है। आप यकीन करें, जितना पीटीआई के एमएनए आज परेशान है आप सोच नहीं सकते। अच्छा, लोग यानी उनको ज़रा सा मौका मिले कि उनको उम्मीद की किरण नजर आए, भाग जाएंगे। आपके सामने 2 एमएनए तो बोल चुके हैं ना। अच्छा, एक एमपी है राजा रियाज साहब, और एक एमएनए है मेजर ताहिर साहब। नहीं, राजा रियाज साहब भी एमएनए है जी, एमएनए दोनों साहब भी एमएनए है जी। 2 तो बोले हैं, लेकिन कुछ आपके भी तो एमपी पंजाब असेंबली के बोले हैं ना। जलील शरकपुरी साहब छोड़ना चाहते हैं आप? मैं कह रहा हूं, जिसने अपना ज़मीर फरोख्त करना है कर ले। अगर असूलों पर सियासत करनी है तो इस्तीफा दे दें। इस पार्टी के टिकट पर इलेक्ट हुए हैं, इस्तीफा दे के फिर इलेक्शन लड़के आ जाए, मुझे कोई एतराज नहीं। आपको कोई खतरा नहीं है कि आपके बंदे टूटने वाले हैं? बिल्कुल खतरा नहीं है। जो आज टूटेगा अपनी सियासत भी खत्म करेगा और अपनी इज्जत भी खत्म करेगा।
तो जो आपके पंजाब असम्बली में टूट गए हैं, जिनको आपने शो क्या का उनकी नोटिस इज्जत दिए हुई हुए है? हैं, कल 150 साथियों के साथ बैठते थे, आज वही साथी को उनमें सिर उनमें पे से लोटा रख रहा है, कोई तू कर रहा है। वो अच्छा काम किया है कि नहीं, उनके सर पे लोटा बिल्कुल, रखा है। मैं उसको अच्छा नहीं कह सकता, लेकिन ये जज्बात होते हैं। एक आपका साथी आपके पास बैठा हो, वो जमात के खिलाफ बातें शुरू कर दे और उसको 3 दफा मौका दिया जाए कि आओ भाई ये तुम्हें एक शो कॉज है, आके बात करो, इस पार्टी के टिकट पर इलेक्ट हुए हो, ये हो सकता है इलेक्टेबल्स भी हो, मुझे इससे वास्ता नहीं है। हाँ, वो कहते हैं जी मेरे पास राना तनवीर साहब आए थे, उन्होंने गुजारिश की थी कि जी आप हमारी पार्टी का टिकट ले लें। जी, तो अगली दफा ना लें, अब टिकट पे आए हैं तो इस्तीफा दे के फिर इलेक्ट होके आ जाएं। ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, असूल तो ये है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। तो कल आपका फिर गुजरांवाला में जलसा जो है, उस जलसे के बारे में भी आप ही की पार्टी के एक साथी जो है वो कह रहे हैं जी कि हम इसके मुकाबले पे एक मुहिब्बान वतन की रैली करेंगे। इसके मुकाबले में हाँ। मुहिब्बान वतन को भी वहीं ले आए जी। अच्छा। वो भी मुहिब्बान वतन का ही जलसा है। ये कौन रैली करना चाहता है जी? ये कोई आपके जो नाराज अरकान है जो जलील शरकपुरी साहब के साथ हैं, उनको नाराजगी है तो अपने घर जाएं, अच्छा, नाराजगी दूर कर लें, जहाँ जिन घरों के चक्कर लगा रहे हैं उनके पास ही रैली लेकर जाएं। जलसा आपका कल कितना बड़ा होगा? शिबली फराज साहब कह रहे हैं स्टेडियम भर के दिखाओ। शिबली फराज साहब कोई गुजरांवाला गए हैं? मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता। अहमद फराज साहब एक दफा गए थे, उधर मुशायरा पड़ा था उन्होंने जी, लेकिन शिबली साहब उनके साथ नहीं थे। तो शिबली फराज साहब अपने काम की फिक्र करें, हुकूमत की फिक्र करें। जितने आप भी सियासत में रहे हैं, जितने स्पोक्स पर्सन किराए के इस हुकूमत के हैं, किसी हुकूमत के कभी नहीं रहे, और जितना मुल्क की तबाही इस हुकूमत ने की किसी ने नहीं की। तो ये सारे स्पोक्स पर्सन क्या हुकूमत की तबाही के बारे में अवाम को आगाह करने के लिए हैं। आपको क्या लग रहा है कि आपका जलसा कल इतना बड़ा होगा कि उससे हुकूमत परेशान हो जाएगी? जी इंशाल्लाह एक तारीखी और तारीख साज जलसा होगा इंशाल्लाह। तारीख साज का क्या मतलब है? यानी कि उसके बाद कौन सी तारीख साजी होगी? वहाँ एक तारीख रकम होगी, एक सफर की इब्तिदा होगी अच्छा, इंशाल्लाह। फर्ज करें जलसा बहुत बड़ा होता है जी, तो हुकूमत का क्या बिगड़ जाएगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा, अवाम की राय तो सामने आ जाएगी ना। अच्छा, हुकूमत कल तो नहीं गिरेगी ना, लेकिन जब अवाम ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया, आप ये देख लें आपके दफ्तर के बाहर क्या हो रहा है। पहले सरकारी मुलाजमीन आए, कल फिर सरकारी मुलाजमीन आए, आज आधा इस्लामाबाद बंद है, लेडी हेल्थ विजिटर्स आई हैं। ये जो हमारे ऑफिस के पीछे हो रहा है ना डी चौक में, ये देख के तो मुझे पता है क्या लगता है, बुरा ना मनाइएगा, मुझे ये लगता है कि अवाम आगे निकल गए, ऑपोजिशन पीछे रह गई है। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, मैं हमेशा यही कह रहा हूं कि उस दिन से डरे कि अवाम एक पॉलिटिकल प्रोसेस के खुद बाहर निकल आए। आज लोग तंग हैं हामिद मीर साहब, ये वो ज़माना आ गया है कि लोग जब बिजली का, आज उनके पास चॉइस है कि बिजली का बिल दें या बच्चों को खाना दें। ये आज चॉइस आ गई है अवाम के पास, और बिजली का बिल ना दें तो बिजली कट जाएगी, अपने मोहल्ले में बदनामी, और बिजली पर गुजारा कैसे करेंगे। ये आज ये तल्ख चॉइस है अवाम आप के सही पास। कह रहे हैं, लेकिन ये लोग जो है ना, इनको ये तो बात कर रहे हैं अपनी तनख्वाहों में इजाफे की, आलू प्याज टमाटर आटा चीनी इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन जो है वो अपने मुकदमात की बात करती है। कभी मुकदमात की बात नहीं की, हम तो कहते हैं मुकदमे बनाओ। आज तक किसी मुकदमे का पता चला है कि मुकदमा है? फिर इमरान खान साहब बार बार क्यों कहते हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा? अरे इमरान खान एनआरओ होता क्या उसको पता है? नेशनल इमरान खान के पास कौन सा इख्तियार है? गवर्नमेंट के पास होती है FIA। अच्छा, आप वजीर आजम रहे हैं जी, तो आज बताएं ना हमें कि आप के पास एनआरओ देने का इख्तियार मेरे था? पास कोई एनआरओ एक आमर दे सकता था। एनआरओ क्या होता है कि आपने जुर्म किया हो, आप मेरे पास आए कि मुझे माफ कर दो, तो मैं आप वो केस खत्म कर दूं। ये इख्तियार किसी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं होता। जिस तरह ना आप किसी को पर्चा बनाने के लिए कह सकते हैं। अच्छा, जो अभी एक वीडियो आई है बशीर मेमन साहब की, जो DG FIA थे, जिन्होंने ओपनली कहा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ने बुला के ये कहा कि मुकदमे बनाए शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, मियां नवाज शरीफ साहब उनकी फैमिलीज के खिलाफ, और आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाए ख्वाजा आसिफ के खिलाफ। ये आपने सुनी होगी जी। ये किसी प्राइम मिनिस्टर को इख्तियार नहीं है बात करने का, ये गैर कानूनी है। लेकिन ये FIA ने 62-63 इस पे अप्लाई होता है। लेकिन FIA ने ख्वाजा आसिफ साहब को बुलाया और उनको वो दिया डॉक्यूमेंट और कहा कि जी ये हमें आप इन सवालों के जवाब दें। जी, जब बशीर मेमन साहब हट गए, हाँ, तो जब दूसरे ऐसे लोग लगाएंगे
जो कैसे कमजोर लोग? हैं, जो कमजोर हैं, वाजिद ज़िया कमजोर दबे है। हुए हैं। मैं वाजिद ज़िया को नहीं जानता, लेकिन ये दबे हुए लोग हैं। जब एक अफसर अपनी जगह पर खड़ा ना हो सके, उसने फेवर्स ली हो, उसको फायदा अपने आप को पहुंचाया हो, प्रमोशन ली हो, फिर वो खड़े नहीं होते। ये लोग तारीख में बहुत से रहे हैं, अक्सरियत इन लोगों की रही है, और ये हमारे मुल्क की बदनसीबी है कि बशीर मेमन जैसे अफसर कम रहे हैं जो लेकिन असूलों पर बशीर खड़े होते मेमन हैं। के बारे में शहजाद अकबर साहब कहते हैं जी कि उसको तो DGFI शाहिद हकान अब्बासी ने लगाया था, तो वो तो कहेगा कि जनाब मेरे साथ इमरान खान जो है वो कह रहा था कि इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करो। नून लीग की हुकूमत ने उसको IG लगाया था आज़ाद कश्मीर का, तो वो तो आपका नवाजा हुआ आदमी है। तो ये आदमी शहजाद अकबर जो है, ये किराए का स्पोक्स पर्सन किसने लगाया है? इमरान खान ने। तो उसी की बातें उल्टी सीधी करेगा। बशीर मेमन, शहजाद अकबर पैदा नहीं हुआ था, बशीर मेमन सर्विस में था, उसके बारे में पता कर लें। इस क्या नाम है, शहजाद अकबर के बारे में पता कर लें, तो हकीकत सामने आ जाएगी। अफसर हर हुकूमत में रहते हैं, उनके किरदार का भी लोगों को पता होता है, उनकी क्वालिटीज का भी पता होता है। तो बशीर मेमन अपनी जगह खड़ा रहा, नहीं पर्चा होने दिया। कह दे ना प्राइम मिनिस्टर कि मैंने ये बात नहीं कही थी, कह दे, नहीं कह सकता। बशीर मेमन के पास सबूत है? सबूत नहीं है। एक शख्स ने बात कर दी है अपने असर से, अपने जो उसके है मॉरल अथॉरिटी है, उससे उसने बात कर दी है। आप डिनाई कर दें ना प्राइम मिनिस्टर, उसके स्पोक्स पर्सन डिनाई कर दें कि ये बात नहीं हुई। ये बताएं, आपने भी तो कहा था कि मैं इमरान खान के खिलाफ पर्चा दर्ज कराऊंगा, आप कहीं गए पर्चा दर्ज कराने? मैंने वो बात तंजन कही थी कि एक शाहदरा में थाना है जहां SHO इतना असूली है कि वो रात के 2:25 पे भी वो गद्दारी के पर्चे दर्ज करता है। तो मैंने कहा मैं भी चाहता हूँ कि एक हमारा मुल्क में एक आदमी है इमरान खान नामी, वो अफसरान जो पुलिस के हैं और FI के, उनको कहते हैं पर्चे दर्ज करो, अपने ओथ को भी तोड़ता है, आइन को भी तोड़ता है, कानून को भी तोड़ता है, हो सकता है पर्चा दर्ज कर दे। आपका ख्याल है कि ये जो पर्चा दर्ज हुआ है ये बेचारे SHO थाना शादरा ने दर्ज किया? भाई मैं तो पर्चा तो उस पर नाम लिखा हुआ है ना, बदर रशीद या बदर मुनीर, वो तो एक्टर मुद्दई होते है, थे वो मेरे तो ख्याल मुद्दई है ना जी। तो बदर रशीद नामी शख्स के कहने पर SHO ने पर्चा दर्ज किया रात के 2:25 में। वैसे असल कहानी जो है ना वो अगर आपने पूछनी है तो राजा फारूक हैदर साहब से पूछ लें, उनको सारी कहानी का पता है कि पर्चा कैसे दर्ज हुआ है। वो तो असल कहानी इस मुल्क की पूछ लें तो कुछ मुख्तलिफ है। इस अच्छा पर्चे की कहानी क्या है, वो सारी कहानी ही मुख्तलिफ है, उसको रहने दे। मैं तो पर्चे की अच्छा बात जरा कर रहा अब आप पर्चे को छोड़े ना, अब जलसे पे आ जाए ना। लोग ये जानना चाहते हैं कि ये जनाब हम तो महंगाई से मारे गए, तो अपोजिशन जलसे कर रही है, तो जलसे करके फिर हमें इन लोगों को क्या रिलीफ मिलेगी इन जलसों से? हूं। देखिए मोबिलाइजेशन है, अवाम की बात होगी। अगर पार्लियामान चलता होता, वहां पर अवाम के मसाइल की बात होती, को हल ढूंढने की बात होती। यहाँ तो पार्लियामान तो गाली गलोच की नजर हो गया। हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर की तकरीरें आप देख लें, जब से ये आदमी आया है, एक तकरीर इसकी बता दें, इसके स्पोक्स पर्सनों की बता दें, इसके वजीरों की बता दें। मैंने गिनी है 36 प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले 3 हफ्ते में कर चुके हैं, एक में भी अवाम की बात नहीं की, एक में भी अवाम की तकलीफ, अच्छा, मुल्क की मईशत की बात नहीं की। कल शाह महमूद कुरैशी साहब ने और हमाद अदर साहब ने और फ़खर इमाम साहब ने, इन 3 वुज़रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सिर्फ महंगाई पे की। क्या कहा उन्होंने? कि ये महंगाई हो गई है और हमें इसका बहुत एहसास है और आपके साथ बड़ी ज्यादती हुई है। उनका बहुत शुक्रिया। नहीं अब लेकिन आगे क्या होगा? हाँ, हल उनके पास भी नहीं है। हल क्या है? हल उनके पास भी नहीं है। देखिए अब मीर साहब, बड़ी सीधी बात है, मुझे कोई ये समझा दे, आटा डॉलरों में खरीदा जाता है, चीनी डॉलरों में खरीदी जाती है। जिस चीज की इनपुट फिक्स्ड हो, यानी सपोर्ट प्राइस में कोई इजाफा नहीं हुआ, वो चीज दुगनी कैसे होगी, दुगनी से ऊपर कैसे होगी? 53 रुपए की चीनी बिक रही थी, आज 110 की है। आटा 71 साल में 35 रुपए पे पहुंचा था, वो 75 का हो गया। कोई जवाब है किसी के पास? ये वैसे आज मैंने जवाब लेना है। आज फवाद चौधरी साहब जो हैं वो आपके बाद हमारे प्रोग्राम में आएंगे, उनसे पूछेंगे ये गंदुम का और चीनी का ये जो बहरान है ये किसने पैदा किया? वो आपको जवाब दे देंगे। वो जवाब दे चुके। अच्छा, वो नहीं, अभी तो नहीं दिया उन्होंने वैसे। नहीं, वो मेरी बात समझो, जवाब दे चुके। अच्छा उन्होंने, अच्छा ठीक है, यानी कि आपको अंदर की कहानी का हुकूमत भी जवाब दे चुकी है। किस तरह दे दिया? कुछ नहीं है इनके पास, कुछ नहीं कर सकते, यकीन करें। अच्छा चले, मैं अभी फवाद चौधरी साहब से थोड़ी देर बाद पूछूंगा कि जी ये जो गंदुम का और चीनी का बहरान है इसके बारे में वो हमें क्या बताना चाहते हैं। शायद हकान अब्बासी साहब की गुफ्तगू से मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद फवाद चौधरी साहब के पास कोई बहुत बड़ी खबर है, तो उनसे खबर पूछेंगे। लेकिन अभी ज़रा शायद हकान अब्बासी साहब से मैंने ज़रा ये अभी मज़ीद पूछना है कि ये जलसे जो आप कर रहे हैं
इसका अवाम को फायदा क्या होगा? अभी इन्होंने जवाब नहीं दिया मेरे सवाल का, दोबारा सवाल करूंगा वक्फे के बाद। शाहिद हकान आबादी साहब, मान लिया कि कल गुजरांवाला में आप एक रिकॉर्ड तोड़ जलसा करते हैं, गुजरांवाला की तारीख का सबसे बड़ा जलसा कर देते हैं और लोग स्टेडियम से बाहर भी नजर आ रहे हैं, उसका अवाम को क्या फायदा होगा? क्या महंगाई कम हो जाएगी? इंशाल्लाह, इसलिए कि अवाम मोबिलाइज हो गई है। अवाम ने इस हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। कल एक जलसा है, 18 को कराची में है, 25 को कोयटा में है और ये सिलसिला चलता रहेगा। इसके अलावा छोटे जलसे भी हैं। ये अवाम की मोबिलाइजेशन है, अवाम की राय का इजहार है। अच्छा, तो मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं जी दिसंबर नहीं देखने देंगे इस हुकूमत को, वो कैसे होगा? जब अवाम अदम एतमाद का इजहार करते फिर हुकूमत नहीं रह सकती। ये हुकूमत तो पहले ही, आप यकीन करें, मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। ये जो मॉडल था हाइब्रिड, ये भी नाकाम हो चुका है। अब ये मामला नहीं चलने वाला। ये बात बड़ी सीधी है। नहीं, कैसे नहीं चलने वाला? नहीं, कैसे? नहीं, आइन के मुताबिक तो अभी तक ये हुकूमत है, और अगर आप इस्लामाबाद आते हैं और जिस तरह ये लोग बाहर बैठे हुए हैं, तो आप भी यहाँ पे आके बैठ जाते हैं और आप कहते हैं इस्तीफा दो, वो इस्तीफा नहीं देता, फिर क्या करेंगे आप? ये तो माशरे के एक तबके के लोग हैं ना। जब अवाम का दबाव होता है उसके सामने कोई हुकूमत ठहर नहीं सकती। खैर, वो हुकूमत सकती है जो अवाम का एतमाद रखती हो, जो मुल्क को तरक्की दे रही हो। जिसने मईशत तबाह कर दी हो, मुल्क में उम्मीद की किरण ख़त्म कर दी हो, वो हुकूमत कभी नहीं रह सकती। ये यकीन करें, ये सियासत के असूल भी, कुदरत के असूल भी हैं कि जो चीज़ मनफी हो वो ज़्यादा अरसा चल नहीं सकती। दिसंबर की बात क्यों कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान कि हम दिसंबर नहीं देखने देंगे? देखिए, दिसंबर में उस वक्त तक ये जो मामला मोबिलाइजेशन का इंशाल्लाह अरूज पर होगा। आखिरी जलसा जो है वो 13 दिसंबर का है। उसके बाद एजिटेशन का भी सिलसिला होगा, एक लॉन्ग मार्च भी होगा। उससे पहले ही मामला खत्म हो जाएगा। कैसे होगा ना, ये बताए ना कैसे होगा? तहरीक अदम एतमाद होगी, अपना कोई आप धरना देंगे, क्या करेंगे? कुछ तो बताए ना। वो तो पब्लिक मोबिलाइजेशन को देखकर फैसले किए जाते हैं ना कि आपने इस्तीफे देने हैं। उससे भी एक खला ऐसा जो पुर नहीं हो सकता, हुकूमत के साथ ही छोड़ जाएंगे। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि आप देखेंगे कि पीटीआई के बड़ी तादाद में मेंबरान असेंबली इस जमात के साथ नहीं रहेंगे। अच्छा, तो ये सब तब्दीलियां आ सकती हैं, लेकिन वो दिसंबर तक हो जाएगा सब कुछ? जी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ये वैसे हमने पिछले साल, मैं तो जेल में हूँगा, लेकिन आप अच्छा, आप जेल में होंगे? जी जी, आपको पेशेंट गोई आ गई है। अच्छा, लेकिन मैं ये बात इसलिए देखें बात कर रहा हूँ कि पिछले साल, सही या गलत, मौलाना फजलुर रहमान भी बड़े पुरएतमाद थे कि बस ये इमरान खान गया गया गया, तो वो नहीं गया। अब आप भी बड़े पुरएतमाद हैं, एक दफ़ा फिर मौलाना फजलुर रहमान दिसंबर कर रहे हैं और आप कह रहे हैं हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये हमें समझ नहीं आ रही कि आज जब पीडीएम का इजलास हुआ इस्लामाबाद में, तो उसमें सुना है कि आज आपने ज़रा सख्ती की हुई थी और मखसूस लोगों को ही उसमें आने की इजाज़त थी। नहीं, पीडीएम की जो अपनी लीडरशिप है, जो सदर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, सीनियर नायब सदर हैं, मेंबर जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, ये 4 लोग, ये ढांचा बना हुआ है। उनकी आज पहली मीटिंग थी। अच्छा, आज 4 लोग थे सिर्फ? जी, आज 4 लोग थे। और उनके साथ जो आए हुए थे उनको नहीं बैठने दिया? नहीं, उसको वो तो वहाँ नहीं थे। और उसके अलावा अब जो नायब सदर हैं उनके नाम भी आ रहे हैं, और जो हर पार्टी दे रही है, और जो असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल उनके नाम भी आ रहे हैं। तो ये तकरीबन 20-22 लोग मजीद इसमें इजाफा हो जाएगा। फिर अगली मीटिंग उनकी। लॉन्ग मार्च की डेट अनाउंस कब करेंगे आप? ये लाहौर के जलसे के बाद। लाहौर के जलसे के बाद? और उस वक्त तक आपको यकीन है कि आप जेल में होंगे? नहीं, आप कह रहे हैं ना, मुझे नहीं, मैं नहीं कह रहा, शेख रशीद साहब कोई शौक नहीं जेल जाने का, लेकिन अगर जेल जाने से पाकिस्तान का मसला हल होता मैं तैयार हूँ। चले, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खान भाई साहब। मैं नहीं कह रहा, ये शेख ने कहा है। और एक वक्फा, और वक्फे के बाद वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब से पूछना है, बहुत कुछ पूछना है, जलसे के बारे में भी पूछना है, मुस्लिम लीग नून को तोड़ने की बातें हो रही हैं उसके बारे में पूछना है, लेकिन अवाम का सबसे बड़ा मसला है महंगाई, गंदम और चीनी का बहरान कैसे पैदा हुआ, ये पूछेंगे फवाद चौधरी साहब से वक्फे के बाद। और अब हम बात करेंगे वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब से। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि आपका हल्का और गुजरांवाला जो है वो इतने दूर तो नहीं है, तो क्या लग रहा है गुजरांवाला में जलसा कल कैसा होगा? स्टेडियम भर जाएगा? देखिए जी, जो जलसा है वो तो एक रूटीन में, गुजरांवाला बहुत बड़ा शहर है, लाहौर है,
फिर पहली दफ़ा बहुत ही तवील अरसे के बाद एक ऐसा माहौल बना है जिसमें गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल मुदाखलत नहीं कर रही है, कोई जलसे को छोटा करने की कोई कोशिश जो है वो नहीं की है, और अपोजिशन बड़ी आसानी से उनको ये माहौल दिया गया है कि आप अपने लोग जमा करें। अब कल नहीं, से तो ये वो कंटेनर्स क्यों रखे जा रहे हैं? नहीं, ये इस्लामाबाद में जो है ये पूरे इवन गुजरावाला के इर्द गिर्द जो सड़कें जा रहे हैं वहां भी नहीं, रखे जा रहे कोई कंटेनर नहीं है जी। देखिए, जो चीज़ सही है उसको सही कहना चाहिए, जो चीज़ गलत है उसको गलत कहना चाहिए। कोई हुकूमत ने ये जलसा रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है। ये जो सारे लीडर आके बार बार टीवी पे बताते हैं कि हमारा फलाना जनाब पिंड नंबर 24 में से जनाब अपना वहाँ चौकीदार उठा लिया है या फलाना कर लिया है, ये एक्चुअली करना ये चाहते हैं कि ये एक हिफ्ज़ मातकदम के तहत एक माहौल रखना चाहते हैं कि नाकाम हो गया तो फिर ऐसे कहने जोगे तो ये कि हुकूमत ने नाकाम किया। हालांकि इस वक्त तो मैंने आज आगे ये भी कहा है कि अब तो सिर्फ यही बात रह गई है कि बंदे भी ऐसे दे दिए। अब तो बेसिक मुतालबा ही रह गया नून लीग की तरफ से कि बंदे भी मेहरबानी करके। लेकिन FIR जो दर्ज हो रही हैं वो तो हो रही हैं जी, आप कोरोना SOPs की वायलेशन कर रहे हैं। वो तो देखिए ना, जहाँ पे हो रही होंगी वहाँ पे तो उन्होंने जहाँ पे कॉर्नर मीटिंग्स में, फिर आप देखिए इशू ये है कि पाकिस्तान में एक तो हमारे यहाँ जो सियासी जमातें हैं वो ये समझती हैं कि कोई कानून वगैरह उनके ऊपर तो लागू होना ही नहीं चाहिए, और ये एक मैं ये नहीं कह रहा कि अभी हुआ है, ये एक पूरा जो है वो रवाज रहा है। हमारे लोग भी ऐसे ही करते हैं कि जब वो मीटिंग्स करते हैं परमिशंस नहीं होती और हमेशा उनके ऊपर भी हो जाते हैं। अब इशू ये है कि ये इस वक्त जो कोरोना का, जैसे NCOC ने फिर NCC ने कहा, तो एक सेंसिटिविटी तो है जिसकी वजह से एक कोशिश है कि ये जो बड़े जलसे हैं ये कम से कम कोरोना के जो SOPs हैं उनको तो फॉलो करें। तो उसने अगर किसी ने किया है तो वो लोकल सतह के ऊपर इसी एहसास के तहत किया होगा। अच्छा, अब ये जो दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून दिसंबर तक टूट जाएगी, वाकई टूट जाएगी? लेकिन ये अगर तो सही पॉलिटिक्स की होती तो अब तक टूट चुकी होनी थी। हमने तो तवज्जो ही नहीं दी। अच्छा, आपने तवज्जो नहीं दी। और हमारे तरफ से कोई पॉलिटिक्स इतनी जो है वो हुई भी नहीं, अदरवाइज PMLN तो नहीं सर्वाइव कर सकती। आपको याद है, आपसे ज़्यादा तो किसी ने कवर ही नहीं किया था जब 93 का इवेंट था, जब भट्टू साहब उस वक्त गुलाम हैदर वानी साहब 2/3 मेजॉरिटी के साथ चीफ मिनिस्टर थे और 10 दिन लगे थे PMLN को जो है वो दूसरी तरफ जाते। तो ये PMLN में ये रवाज नहीं है इतनी देर रहने का। ये तो मैं समझता हूँ कि ये तो हमारी पॉलिटिक्स ना करने का नतीजा है कि PMLN जो है वो अभी तक कायम है, और ना सिर्फ कायम है बल्कि अब तो वो खुद को एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टी के तौर के ऊपर पेश कर रही है। लेकिन दावा किया जा रहा है जी शायद हकान अब्बासी साहब दोबारा गिरफ्तार हो जाएंगे, तो वो तो पहले भी गिरफ्तार हुए थे, तो ये दावा करना कि शायद हकान अब्बासी गिरफ्तार हो जाएगा और फिर वो गिरफ्तार हो जाएं, इसका आपको फायदा कि नुकसान है? नहीं, देखिए इस तरह की जब गिरफ्तारियाँ इस वक्त तक तो कोई नहीं हुए। पहले आपको याद है कि जब मरीम नवाज़ की जो है महीना हो गया ये कहते हैं उनकी कि मैं बस अगले हफ्ते गिरफ़्तार हो जाऊंगी, मैं अगले महीने हो जाऊंगी, वो गिरफ़्तार नहीं हुई। बाकी भी ये एक तरह अपने आप को एक परसेप्शन बनाना चाहते हैं कि हमारे खिलाफ कोई हो रहा है। शहबाज शरीफ तो हो गए ना गिरफ्तार, तो शहबाज शरीफ तो को 25 अरब रुपया भी तो है ना। अब देखिए 25 अरब रुपया, टोटल 25 अरब रुपए की टीटीज हो गई हैं। अब आप देखिए ना, अब इतना बड़ा पैसा है जो बाहर गया है। और देखिए पहले ये होता था, मैं आपको साथ बात करने का फ़ायदा ये होता है कि सारे इवेंट्स आपने खुद देखे हुए, कवर किए हुए। जब सैफुर रहमान वाला चल रहा था ना वो सिलसिला, जब इन्होंने बनाया था, उस वक्त क्या होता था, जरदारी साहब के ख़िलाफ़ आपको याद है हेरोइन का केस बन गया था। उस वक्त केस किस तरह बनते थे, बंदा पकड़ा, उसको लित्र मारे, उससे बयान लिखवाया और काजी केस बन गया। ये तो आपके वादा माफ गवाह बन गया। वो एक थानेदार था, सैफुर रहमान ने बनवाने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त जो DG ANF थे उन्होंने इनकार कर दिया था। और नहीं, एक इंस्पेक्टर था जिसको उन्होंने उसमें वादा माफ गवाह बनाया था, फिर बाद में उसने इनकार कर दिया। अब ये केस जो शहबाज शरीफ साहब पे है या मरियम बीबी पे है या नवाज शरीफ के ऊपर है, इनमें को बंदा तो उस तरह का ओरल एविडेंस है ही नहीं। ये तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। ये पैसे हैं इस बैंक में से निकले हैं, उस बैंक में गए हैं, इस आदमी के अकाउंट से निकले हैं, ये आदमी इनके पास ये काम कर रहा है। अब जैसे मुश्ताक चीनी वाला है या वो दही बल्ले वाला है या वो है, वो तो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस है ना, किसी ने को वो सारी बातें आपकी ठीक हैं। लेकिन जब एक फेडरल मिनिस्टर शेख रशीद कहता है जी कि ये गिरफ्तार होने वाला है जी शायद हकान अब्बासी, तो फिर तो वो उनको ये मौका मिलेगा, वो कहेंगे जी कि नैब और नियाजी गठजोड़। और आज आर्टिकल छप गया है डॉन में आईए रहमान साहब का, उन्होंने नाम दिए हैं वो 12 बंदे जो नैब की कस्टडी में मारे जा चुके हैं। वो आईए रहमान साहब जो हैं वो कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है। तो आप ये नहीं समझते कि नैब जो है वो उसके बारे में जो अपोजिशन का जो मौकफ है
उसको शेख रशीद साहब के दावों से मजीद तकवीत मिल रही है। देखिए शेख रशीद साहब ने तो चले कोई अपना भी चूरन बेचना है ना, तो वो तो ठीक है उन्होंने कह दिया, लेकिन आमतौर पे नैब के केसेस से इस हुकूमत के लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही वो उनके कहने पे क्योंकि देखें ना आपके सामने बड़ी मिसालें हैं। मतलब अगर इस हुकूमत का यह चल रही होती तो उस्मान बुज़दार के ऊपर तो केस ना बनता, अगर हुकूमत की चल रही होती तो अलीम खान तो बुज़दार पे केस नहीं बना, सिर्फ तफ्तीश हुई है। तफ्तीश होती थोड़ी बात है, इधर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, वो अलीम खान जेल चला गया, सप्तान साहब जेल चले गए, दोनों पे कुछ साबित नहीं हुआ, तो वो तो फिर आप कोर्ट में से निकले ना, वो नैब ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। अब इशू ये है कि देखें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो नैब की पावर्स है ना, ये पुलिस के पास भी यही पावर्स है। मसला ये है कि ये चूँकि केसेस बड़े होते हैं, बड़े लोग मुलव्वस होते हैं, उस पर डिस्कशन ज़्यादा होती है। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है, जिस तरह अगर रहमान साहब ने किया, इस लॉ में बड़ी तब्दीली की। और मैं आपके प्रोग्राम में उस वक्त मैं कह के थक गया इनको PMLN वालों को कि जड़ा लफ्ज़ हो तो ले लो ना, इसमें जो चेंजेस हो रही हैं वो तो करवाएं। उस वक्त उन्होंने की नहीं, उठा के शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि नहीं ये फैटफ में आप मेरे पे मुझसे तो ना पूछें, PMLN के जो लोग उस कमेटी में शामिल थे उनसे आप ऑफ द रिकॉर्ड पूछें कि कितना उस वक्त इनको कहा गया कि 5 अमेंडमेंट्स जो हैं वो आप ले लें। इन्होंने कहा नहीं, जब तक 34 नैब की शिकें नहीं अमेंड करेंगे हमने मानना ही नहीं। वो PM ने कहा वो तो मैंने नहीं करा। वैसे आज ये नैब ने एक प्रेस रिलीज के जरिए रहमान साहब का जो कॉलम है उसकी तरदीद कहा जी ये बहुत मोतबर अदारा है और रहमान साहब की फिगर्स गलत हैं। अब देखिए नैब जो है वो लोगों के कॉलमों की भी तरदीद करने पे आ गया। अच्छा आप ये बताएं फवाद चौधरी साहब के ये जो 2 दिन से एक इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के बाहर एक धरना हो रहा है, उसमें लेडी हेल्थ वर्कर्स भी हैं, मुख्तलिफ मजदूर तंजीमें भी हैं, आपने भी आज एक मजदूर साथ मुज़ाकरात किए हैं। आपको लग नहीं रहा कि हुकूमत दावे तो बहुत कर रही है, अपोजिशन को धमकियां भी देती है, लेकिन लोगों को रिलीफ देने के लिए उसके पास कुछ नहीं और बड़ी गैर मकबूल होती जा रही है? देखिए जी बात यह है कि 2 बातें, एक तो प्रेसिडेंट ओबामा ने 2013 में ये बात कही थी कि जो अब मॉडर्न गवर्नमेंट्स हैं ना उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम है डिलीवरी, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन का फ़्लो है वो डिलीवरी के फ़्लो से बहुत ज़्यादा है और लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात हो गई, ये कोविड हो गया, कोविड के नतीजे में सारी दुनिया की इकॉनमी श्रिंक है। अब उसमें आकर के जो महंगाई है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, एक्चुअली इंडिया का भी यही हाल है, श्रीलंका का भी यही हाल है, बांग्लादेश का भी यही हाल है, आप जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन लोगों के एक्सपेक्टेशन मसलन। और दूसरा भी तीसरा बड़ा प्रॉब्लम है कि मीडिया में पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में खैर पाकिस्तान अच्छी खबर कोई खबर नहीं है। मसलन ये पाकिस्तान में तेल इस वक्त रीजन में सबसे सस्ता है, लेकिन वो कोई खबर ही नहीं है, कभी को बताता ही नहीं है। लेकिन अगर आप टमाटर महंगे हो जाएंगे तो वो हेडलाइन है। लेकिन अगर आप आज टमाटर आलू प्याज सस्ता कर दें बहुत बड़ी खबर है, यकीन करें बहुत बड़ी खबर है। हो नहीं ना फौरन, इस तरह है नहीं ना कोई किसी नहीं हो सकते फौरी तौर के ऊपर कोशिश जो होती है वो तो हो सकती है, लेकिन अगर आप कहें कि कोई ट्रक ही खोल दो सारे के ले लो आपके छोटे स्टोर्स के ऊपर जो है वो आपने किया। फिर ये सीजनल चीज़ें हैं, आती है फसल आपकी जिसमें सस्ती हो जाती हैं, अगर होता है तो महंगी हो जाती है, लेकिन इसमें हमारी भी गलतियां भी हैं, ये भी मैं नहीं कह रहा गलतियां। मिसाल के तौर के ऊपर ये जो वीट एक्सपोर्ट हुई है 100% ये स्टैटिस्टिक्स डिवीजन ने जो डाटा है जब हमें दिया कि ये वीट एक्सपोर्ट कर दें, कैबिनेट के सामने लेके आए कि जी ये इतनी आपके पास फालतू पड़ी हुई है, अगर आप इसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। आपने उस नंबर्स के ऊपर आपने एक्सपोर्ट का फैसला कर दिया। चीनी का भी यही किया कि अगर ये चीनी आप एक्सपोर्ट नहीं करते हैं किसानों को बड़ा नुकसान होगा, पीछे से आएगा। आपने कहा जी ठीक है अगर इतनी पड़ी हुई है तो आप कर दें। तो इसका मतलब है वीट और चीनी की एक्सपोर्ट जो है वो हुकूमत के अंदर कुछ लोगों की जानबूझ के गलती या बदनीति की वजह से एक्सपोर्ट हुई है। 100% आप तो डाटा गलत आ गया ना। अगर आपके सामने मैं डाटा लेके आता हूँ कि देखिए ये इतना पड़ा हुआ है, गंदम पड़ी हुई है, अगर आप इतनी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपकी गंदम ज़ाया होगी। तो इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है जिन्होंने गलत गाइड किया आपको? ये इसके ऊपर मेरी बड़ी इंसिस्टेंस है। देखिए जो प्रॉब्लम है हमारा जो डाटा कलेक्शन का सिस्टम है वो बड़ा फॉल्टी भी है और उसमें प्रॉब्लम भी है। पावर के साथ भी यही हुआ, पावर में भी जो है वो बिल्कुल आके फिगर्स और बताते रहे, एंड के ऊपर मामला जो है वो और नहीं करा, सर्कुलर डेट का या इसका। इसी तरह से आटे के साथ ये हुआ, इसी तरह से जो है वो इसके साथ चीनी के साथ ये हुआ। ये जब तक आपका एक कम्प्रिहेंसिव इसमें रिफॉर्म ना आए
और आपका डाटा कलेक्शन जो है वो बिल्कुल सही ना हो, फैसलों में गलती का एहतमाल रहेगा। लेकिन एक ओवरऑल सिचुएशन भी है। लेकिन बहरहाल इसमें कुछ मैं आपको बताऊं कि इमरान खान से ज़्यादा महंगाई के ऊपर पाकिस्तान में कोई कंसर्न नहीं है, सबसे ज़्यादा। और देखिए प्राइम मिनिस्टर, मैं एक और भी बात, टू बी फेयर विद प्राइम मिनिस्टर, देखिए उन्होंने जाके को मंडियों में जाके आलू के या गाजर के या टमाटर के रेट्स जो है वो खुद नहीं चेक कर सकते। उन्होंने डायरेक्शन देनी है कि ये चीज़ें होनी चाहिए। अब नीचे जो ब्यूरोक्रेसी है या हमारी जो पॉलिटिकल टीमें हैं, उनका काम है कि वो अपनी प्रायोरिटी सेट करें। पॉलिटिकल लीडरशिप तो अपनी प्रायोरिटी सेट करेगी ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हूँ, मैं कहता हूँ देखें जी बाकी चीज़ों को छोड़ें, 3 चीज़ों पे हमने तवज्जो देनी है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल्स। बाकी चीज़ें हम साथ आती जाएंगी, हम देखते जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर ने एक हुकूमत की तरजीहात दी, उन्होंने कहा कीमतें कम होनी चाहिए, गरीबों का एहसास करना है, उसके लिए आपने ये करना है, और ओवरऑल आपने जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोग हैं ये फोकस होना चाहिए, ये प्रायोरिटी दे दी। अब उसकी एग्जीक्यूशन की स्कीम बनाना जो है वो मुतल्लिका टीमों का काम है कि वो आएँ और करें, और उसके ऊपर मैं तो समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को अब सख्त अकाउंटेबिलिटी का आगाज़ करना चाहिए। वजीरों की अकाउंट 100%। जो वजीर नहीं डिलीवर कर पा रहे, जो ब्यूरोक्रेट्स नहीं डिलीवर कर पा रहे, अब ये 2 साल, 2.25 साल हो गए हैं उनको उनसे जान छुड़ाना। और जो चीफ मिनिस्टर नहीं डिलीवर कर पा रहे, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने असेसमेंट करनी है ना। देखें ना, ये मतलब मैं तो नहीं असेसमेंट कर सकता, ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने असेसमेंट करनी है, कौन से कर पा रहे हैं, कौन से नहीं कर पा रहे। एंड एक्चुअली क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब का फ्रेंकली देखें इस वक्त जो लोग भी उनको करीब से जानते हैं, एंड आई थिंक आई नो हिम फेयरली वेल, इससे बेहतर आप मौका प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं ये मिलना। पीछे हमारे से चंद 100 फुट के फासले पे जो लेडी हेल्थ वर्कर्स बैठी हुई हैं, ज़्यादातर पंजाब की हैं, वो जो बता रही हैं ना, वो तो करप्शन की कहानियां बता रही हैं। तो उनकी बात सुन लें, आपको पता चल जाएगा। सुनवा दूं आपको? जी सुने जी क्या कह रही हैं जी लेडी हेल्थ वर्कर्स पंजाब की। सुबह जो है वो फैसल सुल्तान साहब जो है मुशीर सेहत, वो तशरीफ़ लाए। मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि हमारी मुज़ाकरात की नाकामी की वजह डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं। तो वो इतनी कोई लाडली बनी हुई है पूरी हुकूमत की कि उनकी वजह से ये सारे मामलात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, जबकि अपनी पार्टी को जितना नुकसान पहुंचा चुकी हैं वो किसी से ढका छुपा नहीं है। बहरहाल हमारा कोई सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, हमारे अपने मामलात हैं, उनकी वजह से हमारे मुज़ाकरात भी कामयाब नहीं हो रहे। उन्होंने एक डिक्टेटरशिप का कल्चर रखा हुआ है पंजाब में, और वो इस वजह से हमारी दुश्मन हुई हैं कि उनके जो PMA के साथी थे डॉक्टर मुख्तार रशीद और डॉक्टर मुख्तार शाह और अख्तर रशीद, उनकी करप्शन बेनकाब की हमने। रिटायरमेंट के बावजूद इन्होंने नवाजा हुआ था, इनको 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर 7 लाख रुपये तनख्वाह पर रखा हुआ था। तो ये क्या शाही खजाने पर बैठी हुई हैं? हम 20,000 के ये मुलाजम हैं, अपने घर का हम कैसे चूल्हा जला दें? आटा महंगा कर दिया आपने, दालें महंगी कर दी, बिजली महंगी कर दी आपने। इतनी महंगाई के बावजूद आप खुद खुदा का खौफ करें कि हम मजलूम लोग 20,000 पे अपने 3-3 बच्चे अपने घर को कैसे चलाएं। इसलिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम लोग इतने परेशान हैं कि गरीब को इतनी तनख्वाह में पहले हम 500 में भी गुजारा कर लेते थे, अब 50,000 में भी गुजारा नहीं हो रहा। इस कदर परेशान है, ये रोडों पे बैठे हुए हम दूसरा दिन है। अच्छा, अब ये यास्मीन राशिद साहबा पे भी चार्जशीट है और उस्मान बुज़दार साहब पे भी चार्जशीट है कि उनकी गलत पॉलिसी की वजह से लोग पंजाब से मुख्तलिफ शहरों से ट्रैवल करके यहाँ पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद के सामने आके बैठ गए हैं, और डॉक्टर फैसल सुल्तान मुज़ाकरात के लिए जाते हैं, वो उनकी बात नहीं सुनते। ये तो मेरे ख्याल में डॉक्टर यास्मीन तो खैर खुद बड़ी अक्लमंद और उनका है एक पॉलिटिकल बड़ा बैकग्राउंड है स्ट्रॉन्ग। मेरे ख्याल में ये जो लोग हैं इनको यहाँ इस्लामाबाद तक नहीं आना चाहिए था, और गवर्नमेंट्स जो थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो थी, उनका काम था कि वो इसको मैनेज करते हैं। हर चीज़ इमरान खान नहीं कर सकते जब तक जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, मिनिस्टर्स ये अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे और इसको हर चीज़ फिर हम, और फिर होता क्या है, फिर इमरान हर बार फिर जो गलती होती है फिर हम इमरान खान के पीछे छुपते हैं कि जी वो देखें जी ये हो गया, हुण तुसी कर लो आगे ठीक। ये लोग यहाँ पे क्यों पहुँचे हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं भी यही गुजारिश कर रहा था कि ये जो लीडर्स बैठी हुई हैं यहाँ पे, ये इसलिए आई हैं कि उस्मान बुज़दार साहब से पंजाब सही तरीके से नहीं चल रहा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।